तो आप क्या कह रहे हैं? आपने किसी और से मिलकर किसी को मारने का समझौता किया और इसके लिए $15,000 दिए, क्या ये सही है? हाँ, यानी आपने किसी को पैसे दिए ताकि वो हत्या करे। आरोपी हाँ। निखिल गुप्ता ने क्यों अपने दोष को स्वीकारा, अपने गिल्ट को क्यों उसने एडमिट किया? इकबाल जुर्म करने से हो सकता है कि सजा में थोड़ी सी जो है जज साहब लीनियंसी दिखाएंगे। मुझे लगता है कि यही उम्मीद होगी। और रियल लाइफ में आप देखिए तो धुरंधर जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और पूरे तरीके से अपने गिल्ट को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये दोष दिया है। तो इस बात को राइट विंग कह रहा है कि आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं अगर हम नाकाम हुए? सवाल उठता है कि जो बड़े अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं, हमारे एनएसए साहब हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो कहते हैं कि वो भारत के सुरक्षा के प्रति एकदम इन्वॉल्व है। इन्होंने आरएडब्ल्यू को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कैसे किया? हिंदुस्तान को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? विकास यादव, अब इसके खिलाफ जो इंटरपोल है उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये व्यक्ति शामिल हो चुका है। विकास यादव को एक तरह से बलि का बकरा बना दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि मोदी, शाह, डोवल साहब ने इतना जो है डेंजरस कदम उठाया, इतना मतलब कि एक मिसस्टेप, एक मिसकैलकुलेटेड कदम उठाया, जिससे न सिर्फ आज हिंदुस्तान के जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन आने वाले दिनों में भी ये एक प्रेशर पॉइंट बनेगा हिंदुस्तान के। और ये कल्पना के बाहर है कि इन लोगों ने कैसे उनको लगा कि हम इस असैसिनेशन प्लॉट को अगर हम चलाएं तो हिंदुस्तान और सुरक्षित होगा। कि जब अमेरिका जाकर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हत्या कर सकता है तो क्यों नहीं भारत अपने जो विरोधी लोग हैं उनके लिए ऐसा कदम उठा सकता है? क्यों भारत जाके अमेरिका में पन्नू की हत्या या निर्जर की हत्या क्यों नहीं कर सकता? घर में घुस के मारने की जो कोशिश की, वहां पे घर में घुस के आप पकड़े गए ना। इशू तो ये बन गया कि आप घर में घुस के वहां पे पकड़े गए, और इसकी आड़ में हिंदुस्तान पे क्या दबाव अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रखने वाला है ट्रेड के मामले में, डिफेंस के मामले में, ये सारी चीजें देखने को मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 56 इंच का सीना, घर में घुस के मारेंगे, ये सब सियासी नारे बहुत खूब हैं जब तक कि भारत की सरहदों के भीतर हैं और भारत की राजनीति के लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस भुलावे में आ गई है कि घर में घुस के मारेंगे, इस तरह से इसको एक बॉर्डर्स के बाहर, हमारी सरहदों के बाहर भी ले जाने की ये पूरी कोशिश ऐसा लगता है। ये खालिस्तानी एक एक्टिविस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अक्सर अलगाववादी भाषणबाजी करता रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वीडियो बाकायदा बनाता है। अब ये सीधे तौर पर कई साल से ये मामला चल रहा था कि ये आरोप लग रहे हैं कि इस पन्नू की हत्या को अंजाम देने की कोशिश की है भारत की खुफिया एजेंसी या खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने, और वो भी अमेरिका की धरती पर। आप ये सोचिए कि पन्नू एक अमेरिकी नागरिक है, अमेरिका की धरती पर बाकायदा भाड़े के हत्यारों को लेकर भारत की खुफिया एजेंसी ने इसकी हत्या करने की कोशिश की, जिसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने नाकाम कर दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि घर में घुस के मारेंगे लेकिन मारते हुए पकड़े जाएंगे। आप धुरंधर नाम की फिल्में तो खूब बना लीजिए, जहां पर आपने भेजा अपने खुफिया एजेंट को, वो भी दुश्मन देश में भेजा, जो भी कुछ फिल्म में दिखाया कि भारत को वहां जीतते हुए दिखाया। चलिए वो दुश्मन देश है, लेकिन ये तो दोस्त देश है अमेरिका। यहां पर एक भारत विरोधी और प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी व्यक्ति को ठिकाना लगाने की इस कोशिश का पूरा पर्दाफाश इस वक्त हो गया है। मैं आपको बता रही हूं, ये खबर तो आपके सामने आई है कि निखिल गुप्ता नाम का ये व्यक्ति, जिसको भारतीय नागरिक बताया जा रहा है, इसने खुद न्यूयॉर्क की एक अदालत में इस बात को कबूल लिया है कि हाँ, उसने पन्नू की हत्या करने की कोशिश की। $15,000 एडवांस भी दे दिया। $1,00,000 पर यह बात तय हुई थी। और जो ये भाड़े का हत्यारा था, ये एक डबल एजेंट था। ये अमेरिका के लिए भी काम कर रहा था, अमेरिका की एजेंसी के लिए और भारत की एजेंसी के लिए भी, दोनों के लिए व्यक्ति काम कर रहा था। और किस तरह से इस निखिल गुप्ता ने बाकायदा, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो डायलॉग्स भी बताऊंगी कि अदालत में क्या हुआ। द वायर के हाथ ये डॉक्यूमेंट लग चुका है, ये दस्तावेज मैं आपको एक ही पल में बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और ये देखिए कि ये मामला सिर्फ निखिल गुप्ता पर नहीं रुकेगा। एक और व्यक्ति, विकास यादव, जिसके पुख्ता सबूत मिलते हैं कि वो एक रॉ का, यानी हमारी जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उसका एक एजेंट था, उस व्यक्ति के ऊपर भी वही चार्जेस हैं,
हूबहू वही चार्जेस हैं जिसमें एक है भाड़े पर हत्या की कोशिश, दूसरे उसकी साजिश, और तीसरे तौर पर देखा जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये तीनों यानी कि जो जुर्म है निखिल गुप्ता का वही जुर्म होगा विकास यादव का। विकास यादव के घर पहुंच चुका था वायर, ये रिपोर्ट आप यहां पर देखिए। और उसके बाद जितना भी कोशिश की हो भारत की सरकार ने पल्ला झाड़ने की, लेकिन पूरा उसका प्रोफेशनल रिकॉर्ड मिलता है हमें कि कहां कहां अलग अलग सरकारी एजेंसियों में, संस्थानों में इस व्यक्ति ने काम किया। अब सवाल यहां पे ये पैदा हो रहा है कि क्या निखिल गुप्ता के बाद विकास यादव को अमेरिका की सरकार ये बाधित करेगी, क्या फोर्स करेगी कि हम उसको वापस वहां भेजें और इसी तरह से उसका ट्रायल हो जैसे कि निखिल गुप्ता का हो रहा है, और उसकी कीमत क्या होगी? क्या ये विकास और निखिल पर ये बात रुक जाएगी या इससे ज्यादा बात आगे बढ़ेगी? अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो पूरे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, ये अदालत में क्या कुछ हुआ है। अदालत से शुरू करती हूं, आपको कोर्ट ने क्या कहा। आप अपने शब्दों में बताइए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि आप इस अपराध के दोषी हैं। आरोपी: क्या मैं पढ़ सकता हूं? कोर्ट: हाँ, धीरे धीरे पढ़िए। आरोपी: 2023 की शुरुआत में मैंने किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर एक आदमी को मरवाने की योजना बनाई। इस काम के लिए मैंने अमेरिका में एक व्यक्ति को $15,000 दिए। कोर्ट: तो आप क्या कह रहे हैं? आपने किसी और से मिलकर किसी को मारने का समझौता किया और इसके लिए $15,000 दिए, क्या ये सही है? वकील: उसने किसी को $15,000 दिए? क्वेश्चन मार्क। आरोपी: हाँ, मैंने फोन के जरिए $15,000 किसी को भेजे। कोर्ट पूछती है, यानी आपने किसी को पैसे दिए ताकि वो हत्या करे? आरोपी: हाँ। हत्या के लक्ष्य न्यूयॉर्क में था, जबकि आपने पैसे दिए तब आप भारत में थे? आरोपी: हाँ। कोर्ट: क्या आपको पता है कि जिसे आपने पैसे दिए वो अमेरिका में था? आरोपी: हाँ, मुझे पता था। आरोपी: वो न्यूयॉर्क में था। कोर्ट: जिस व्यक्ति को मारने का टारगेट था वो कहाँ था? आरोपी: न्यूयॉर्क में। कोर्ट: खासकर कहाँ? न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में। तो ये सोचिए आप कि पूरे तरीके से अपना इकबाल जुर्म ये अदालत में आपने सुना कि किस तरह से जज और निखिल गुप्ता के बीच तमाम ये जवाब और सवाल का दौर जारी है। इसके बाद पूरे तरीके से अब जो है ये दूसरा व्यक्ति जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, इंटरपोल इंटरनेशनल जो पुलिस है उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। ये व्यक्ति अब दुनिया में कहीं भी सफर नहीं कर सकता, भारत से बाहर नहीं जा सकता। भारत इसको कितना और कहां छिपा कर रखेगा ये अपने आप में सिर्फ एक वक्त का ही सवाल है, यानी कि कितने वक्त तक ये छिपा के रख सकता है। तो अब आने वाले दिनों में किस तरह से जो जवाबदेही है वो तय होगी, क्यों हमारी खुफिया एजेंसियां जो हमारी मौजूदा सरकार है उसके मातहत क्यों नाकाम हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भारत ने इस तरह से पन्नू की हत्या करने की कोशिश की? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर हत्या करने की कोशिश भी की और थोड़ी देर के लिए नैतिकता और अगर मानवाधिकारों को हम ताक पर रख भी दें तो इस तरह से नाकाम क्यों हो रही हैं हमारी एजेंसियां? नंबर 3 कि क्या भारत तैयार है? अब इस पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है उसका पूरा राज फाश हो चुका है, अब इसकी कीमत क्या होगी और क्या हम इस कीमत को देने के लिए तैयार हैं? और आप सोचिए कि मुद्दा इतना संवेदनशील है और साथ साथ सनसनीखेज भी। अगर किसी भी अन्य देश में इस तरह का कोई मुद्दा सामने आता तो आप सोचिए कि मीडिया कर्मी, पत्रकार किस कदर इस मुद्दे पर कवरेज कर रहे होते। लेकिन यहां पर बहस उसी हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है, सिर्फ इसलिए खासकर ताकि नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार और खासकर जो खुफिया एजेंसियां भी हैं उन सबके नाकारापन को किसी तरह से ढका जा सके। इस मुद्दे की पेचीदगी को समझते हुए मैं बातचीत कर रही हूं सिद्धार्थ वरदराजन से, द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं, क्योंकि इस मुद्दे के कई ऐसे अहम पहलू हैं जिसमें एक कानूनी पहलू भी है, जुर्म की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है, खुफिया एजेंसियों से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही राजनीतिक और राजनयिक पहलू भी है इस मुद्दे का। और ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं इनको किस तरह से समझा जाए। सिद्धार्थ वरदराजन, सबसे पहले तो ये अक्ल इस बात को लेकर नाकाम होती है कि आखिर क्यों इस व्यक्ति ने, निखिल गुप्ता ने क्यों अपने दोष को स्वीकारा, अपने गिल्ट को क्यों उसने एडमिट किया? अगर एक आम आदमी इसको समझना चाहे तो आप कैसे बताएंगे? आमतौर पे एक मुजरिम इकबाल जुर्म तभी करता है जब उसको लगता है कि सबूत जो है बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है, और इकबाल जुर्म करने से हो सकता है कि सजा में थोड़ी सी जो है जज साहब लीनियंसी दिखाएंगे। मुझे लगता है कि यही उम्मीद होगी। हो सकता है कि उसके वकीलों ने भी यही सलाह उसको दिया होगा, क्योंकि नॉर्मली यही कंडीशन होता है जब कोई कन्फेस करता है, जब कोई प्लीड गिल्टी करता है।
सिद्धार्थ, अब अगला सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है सामने, इसमें किसी अधिकारी को का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सीधे-सीधे कहा गया कि भारत की सरकार ने किसी भी तरह से शामिल होने में इस पूरे घटनाक्रम में हत्या की कोशिश और निखिल गुप्ता से कोई भी कनेक्शन, इस सब से इनकार किया है। कोई ये प्राइवेट इंडिविजुअल है, तथाकथित ये निजी व्यक्ति है, भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार से इसका कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पूरा अगर आप दक्षिणपंथी जो हमारा राइट विंग यूनिवर्स है, उस अगर आप देखें फिलहाल, तो वो कह रहे हैं कि भई देखिए कैसे पत्रकार हैं, ये कैसे देशद्रोही लोग हैं। अगर हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो नाकाम भी हो गई है, तो हम तथाकथित रूप से इस नाकामी को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? हम जश्न क्यों मना रहे हैं? क्यों वायर ने आधा दर्जन आर्टिकल छाप दिए हैं इस खबर पर? देखिए, किसी किसी न्यूज आइटम को कवरेज देना, पाठकों और दर्शकों को डेवलपमेंट से अवगत कराना, ये कहीं का सेलिब्रेशन नहीं है। ये जर्नलिज्म का काम है कि आप लोगों तक सूचना पहुंचाएं, लोगों को एनालिसिस दें, लोगों को पर्सपेक्टिव दें। इतना जो है संजीदा मामला है ये। आपने कोट किया विदेश मंत्रालय के अननोन या अनोनिमस ऑफिशियल ये कहते हुए कि ये कोई निजी व्यक्ति है। गुप्ता साहब जो हैं, जो कन्विक्ट हुए हैं, भले ही निजी व्यक्ति हों, लेकिन अब कोर्ट में ये बात रिकॉर्ड हो चुका है एक गिल्टी वर्डिक्ट के तहत, जहां पे एफबीआई का इल्जाम है और ये सही ठहराया गया है। अगर हम वर्डिक्ट को पढ़ें तो गुप्ता को एक सरकारी अधिकारी ने इस काम को अंजाम करने के लिए इंगेज किया। तो ये कहना कि भारत सरकार का कोई भी महकमा या इदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये निजी व्यक्तियां हैं, उस एजेंसी को कोर्ट में नेम भी किया गया है। वहां पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम भी लिया गया है। और मैं समझता हूं कि अगर मोदी सरकार का ये स्टैंड है कि ये निजी व्यक्तियां हैं, तो वो जरा पब्लिक को समझाएं कि एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट आरएडब्ल्यू का कोई ऑफिशियल इस कदर एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी को चलाए जहां पे हिंदुस्तान की नाक जो है, मतलब शर्मनाक बात है ये कि आपने इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की, आप पकड़े भी गए। तो भारत सरकार ये बताए फिर कि भाई कैसा लूज स्ट्रक्चर है आरएडब्ल्यू में, जहां पे इंडिविजुअल ऑफिसर्स ऐसे कारनामे कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ, उस सवाल के दो पहलू हैं। एक तो बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि धुरंधर फिल्म बनाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे रॉ के एजेंट हैं, वो इतने शानदार लोग हैं, जाके वो दूसरे मुल्कों में भी जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और तहस नहस कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। पाकिस्तान का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और रियल लाइफ में आप देखिए तो धुरंधर जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और पूरे तरीके से अपने गिल्ट को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये दोष दिया है। तो इस बात को राइट विंग कह रहा है कि आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं अगर हम नाकाम हुए हैं। दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि चलिए पाकिस्तान में किया तो कोई बात नहीं कि धुरंधर वहां भेज दिया, चूंकि पाकिस्तान तो तथाकथित रूप से दुश्मन मुल्क है और वो खुद हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन अमेरिका में जाकर इस तरह से किसी के कत्ल की साजिश करना, जो कि एक दोस्त मुल्क है, एक फ्रेंडली कंट्री है, क्या हम वाकई अमेरिका से मांग नहीं कर सकते थे पन्नू को कि पन्नू को भेजा जाए यहाँ पर भारत और फिर उसको सजा दी जाए? क्योंकि वो खुले तौर पर वो व्यक्ति अलगाववाद की बातें करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनाप शनाप बातें करता है, भारत विरोधी तमाम तरह की गतिविधियों को वो अमेरिका की धरती से अंजाम देता है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकता था भारत? अरफा जी, आप देख रहे हैं पिछले 11 साल से हिंदुस्तान के अलग अलग जो संस्थानें हैं, अलग अलग जो सरकारी इदारे हैं, किस तरह से इनका पतन हो चुका है, किस तरह से इनका मतलब इनको इनका सियासीकरण हुआ है, इनका एक पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, और प्रोफेशनलिज्म जो है इसको मतलब दरकिनार कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के बुरे हाल हैं, अगर सीबीआई के बुरे हाल है, तो आरएडब्ल्यू भी जो है उसको आपने इस कोने में ऐसे ढकेल दिया जिससे जो है अब हिंदुस्तान की रेपुटेशन, आरएडब्ल्यू की रेपुटेशन एक तरह से दुनिया की नजरों में खराब हो चुकी है। आरएडब्ल्यू वैसे मतलब एक प्रोफेशनल फोर्स रहा है, और मैं नहीं समझता कि इस इंसिडेंट की वजह से एक पूरे एजेंसी को आप बदनाम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि
जो बड़े अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं, हमारे एनएसए साहब हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो कहते हैं कि वो भारत के सुरक्षा के प्रति एकदम इन्वॉल्व हैं। इन्होंने आरएडब्ल्यू को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कैसे किया, हिंदुस्तान को किस तरह से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, ये बड़ा वाजिब सवाल है। और अगर जैसे जैसे आपने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स एक मैत्री मुल्क है उस तरह से अगर देखा जाए, तो आप अगर आप के लीगल रिक्वेस्ट में दम था तो आप एक्सट्रेडिशन की मांग करते कि पन्नू हिंदुस्तान को सौंपा जाए। आपने वैसा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि आपने पहले तो जैसे इल्जाम लगा है कनाडा में किसी खालिस्तानी एक्टिविस्ट को खत्म किया वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में, और उसके बाद जो है पन्नू को निशाना बनाया गया। तो आप निज्जर का जिक्र कर रहे हैं, निज्जर का आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी जी हाँ, तो ये आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आपको शक नहीं है इस बात पे कि जो रॉ है हमारी खुफिया एजेंसी, उसकी प्रोफेशनलिज्म पर या उसकी एफिशिएंसी पर। और मुझे तो ये भी याद आ रहा है सिद्धार्थ कि इलेक्शन कमीशन भी हमारा किया करता था ये, और खुद हमारी इस एजेंसी की भी ये धाक थी कि छोटे मोटे जो मुल्क हैं आसपास के, एशिया में भी और अफ्रीका में भी, कि वहाँ उनको सेटअप करनी होती थी अपने इस तरह के सेल्स। तो हमारे लोगों को बुलाया जाता था क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट हुआ करते थे। अब हमारी जो ये रेपुटेशन है वो इस तरह की है। तो समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरे मुद्दे को देखा कैसे जाए। मैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आती हूँ। आपने ये तो बताया कि क्यों जो ये व्यक्ति है निखिल गुप्ता, इसने अपना जुर्म, अपना इकबाल जुर्म क्यों किया? क्योंकि सोच रहा था कि उसकी सज़ा, जैसे मान रहे हैं कि अगर 40 साल हो सकती थी तो क्या 20 साल हो जाएगी या 10 साल हो जाएगी। लेकिन अब जो दूसरा इसमें बड़ा खिलाड़ी है इस पूरी फिल्म में, जो दूसरा कैरेक्टर है वो विकास यादव का है। और मुझे याद आ रहा है दोबायर की ये रिपोर्ट कि किस तरह से बाकायदा हम लोग उसके घर पहुंच गए थे, और घर पहुंचकर हमने ये रिपोर्ट वहां फाइल की थी कि हाँ ये व्यक्ति हांड मास का बना हुआ है, ये फ्लैश एंड ब्लड में है ये व्यक्ति। अब इस व्यक्ति को भी क्या ये कह देंगे हम कि ये रॉ का एजेंट नहीं है? चलिए, निखिल गुप्ता के बारे में जो भी कुछ कहा, क्या हमारे पास विकास यादव के बारे में क्या जानकारी है? क्या ये व्यक्ति रॉ के लिए काम करता है? और निखिल गुप्ता के इस एडमिशन के बाद, यानी 3 जो चार्जेस हैं निखिल गुप्ता के ऊपर, पहली बात तो भाड़े पर हत्यारे को लेकर हत्या की कोशिश, दूसरी साजिश, और तीसरी मनी लॉन्ड्रिंग। इन तीनों चीजों को सेम बिल्कुल इसी तरह से हूबहू यही तमाम दोष जो है ये विकास यादव के ऊपर भी है। तो अब विकास का क्या होगा? देखिए, विकास यादव को एक तरह से दाएं बाएं कर दिया गया है। आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले जब उनके नाम का खुलासा किया गया तो एक तो खबरें ये आई कि एक मुकदमा दर्ज किया गया हिंदुस्तान में किसी के अपहरण का या किसी को डराने धमकाने का। और उस मुकदमे का मकसद यही है कि अगर विकास यादव के खिलाफ हिंदुस्तान में कानूनी कार्रवाई जारी है तो वो कार्रवाई, वो प्रक्रिया खत्म होने तक अमेरिकन एक्स्ट्रेडिशन डिमांड्स जो है हिंदुस्तान के कोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो मेरी नजरों में ये जो कोर्ट केस शुरू किया गया है विकास यादव के खिलाफ, शायद इसकी वजह यही है। लेकिन आप यूं समझ सकते हैं कि विकास यादव को एक तरह से बलि का बकरा बना दिया गया। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस केस की बारीकियां में जाएं और एफबीआई के डॉक्यूमेंट्स में बारीकी से जाएं तो वहां पे एक मीटिंग का जिक्र है जहां पे विकास यादव और ये गुप्ता जो है और जो एफबीआई के जो इन्फॉर्मेंट हैं, जो हायर्ड किलर जिनको रखा गया, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एक मीटिंग कराई जाती है आला ऑफिशियल्स के साथ, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि एफबीआई और अमेरिकी सरकार को अधिक जानकारी है और भी इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि यूएस जो है, चलिए ये केस है, गुप्ता को सेंटेंस किया जाएगा, लेकिन ये भी संभावना है कि जो इंफॉर्मेशन यूएस के पास है वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा गुनहगारों को नहीं पकड़ने के लिए, लेकिन भारत सरकार पे, मोदी सरकार पे दबाव डालने के लिए, ताकि कोई और चीजें जो है जो यूएस चाहता है, हो सकता है कि आयात निर्यात के मामले में, हो सकता है कि डिफेंस के मामले में, वो एज ए बार्गेनिंग चिप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करे। तो आप कल्पना कीजिए कि मोदी शाह डोवल साहब ने इतना जो है डेंजरस कदम उठाया, इतना मतलब कि एक मिसस्टेप, एक मिसकैलकुलेटेड कदम उठाया, जिससे न सिर्फ आज
हिंदुस्तान के जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन आने वाले दिनों में भी ये एक प्रेशर पॉइंट बनेगा हिंदुस्तान पे। और ये कल्पना के बगैर के बाहर है कि इन लोगों ने कैसे उनको लगा कि हम इस असैसिनेशन प्लॉट को अगर हम चलाएं तो हिंदुस्तान और सुरक्षित होगा। क्योंकि निज्जर वाले प्लॉट के बाद हो सकता है कि ये हौसले बुलंद हो गए हों, अगर उसको सही माना जाए कि वाकई ऐसा किया गया है भारत के अधिकारियों या भारत की किसी एजेंसी, या जिस तरह से जो कैनेडियन सरकार का कहना है कि ऐसा हुआ है, हो सकता है उसके बाद हौसले बुलंद हुए। लेकिन ये बताइए कि क्या जो भारत और अमेरिका के बीच तो कई तरह की ट्रीटीज भी हैं, क्या उसमें ये भी शामिल है, क्योंकि ये व्यक्ति विकास यादव, अब इसके खिलाफ जो इंटरपोल है उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये व्यक्ति शामिल हो चुका है। और इसके अलावा जो निखिल गुप्ता है, जब उसने अपना इकबाल जुर्म किया, अपने जुर्म को उसने कबूल किया, उसमें ये भी शर्त शामिल हो सकती है कि तुम अब विकास के बारे में तमाम चीज़ें हमें बताओगे, तो ये भी एक उस पैकेज का एक हिस्सा हो सकता है। तो क्या भारत को अब हर तरह से इस व्यक्ति को भेजना ही होगा, और अगर भेजना होगा तो क्या ये भारत अपना पल्ला झाड़ेगा कि इस व्यक्ति का रॉ से कोई लेना देना नहीं है हमारी खुफिया एजेंसी से, विकास यादव का? देखिए, विकास यादव को किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान यूएस नहीं भेजेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि जिस तरह से निखिल गुप्ता के पास विकास यादव के खिलाफ सबूत था, उसी तरह विकास यादव के पास भी और लोगों के खिलाफ सबूत होगा। तो इस चेन को रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो ये कि आप विकास यादव को दाएं बाएं कराएं, या तो कानूनी तरीके से, जैसे हमने कहा कि मुकदमा जारी हुआ है, मुकदमा के अलग अलग अपील्स होंगे, तो 10, 12, 15, 20 साल ऐसे आप खिंचवा सकते हैं। आप मना नहीं करोगे यूएस को, वहां से एक्सट्रेडिशन की डिमांड होगी, आप उनको उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको मान नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई ये लीगल हमारा प्रोसेस है। तो विकास यादव, मुझे लगता है कि यूएसए नहीं जाएगा, लेकिन एक तरह से उनकी लाइफ खत्म हो गई है, वो कहीं विदेश ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरपोल का वारंट है उनके खिलाफ। और हिंदुस्तान में भी क्योंकि एक मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उसकी ऑफिशियल करियर भी एक तरह से खत्म हो गई है। तो ये मतलब एक इंडिविजुअली उनका जो है खत्म हो चुका है। लेकिन ये कहना सरकार की ओर से कि ये RAW का आदमी नहीं था, इसका पूरा रिकॉर्ड है, पहले CRPF में था, फिर RAW में गया। तो मतलब ये सरकार इस चीज से इनकार नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस बात को कबूल भी किया है, क्योंकि 2 साल पहले जब बाइडेन की हुकूमत थी, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बिठाया गया था, उसकी रिपोर्ट भी यूएसए को दी गई। तो एक तरह से विकास यादव को निकालने से ये मामला खत्म नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा जो है, मुझे लगता है कि पेचीदा सवाल ये है कि NSA एक इंटेलिजेंस के बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी माने जाते हैं कि बहुत टफ होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा पागल सा कदम क्यों उठाया? मुझे लगता है कि उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। भले ही मतलब कि कोई तरीका होना चाहिए जहां पे ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 56 इंच की राजनीति की बात होती है, उस भुलावे में कहीं ना कहीं मोदी जी और उनके NSA और उनके गृह मंत्री सब भूल गए हैं कि देश से बाहर किस तरह काम होता है। बिल्कुल आखिरी सवाल, और बहुत संक्षेप में, कि ये भी कहा जा रहा है कि जब अमेरिका जाकर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हत्या कर सकता है, तो क्यों नहीं भारत अपने जो विरोधी लोग हैं उनके लिए ऐसा कदम उठा सकता है? क्यों भारत जाके अमेरिका में पन्नू की हत्या या निर्जर की हत्या क्यों नहीं कर सकता? देखिए, मैं मोरालिटी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मतलब अपनी दिफा के लिए स्टेट्स ऐसे कदम उठाते रहते हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि आपने एक मैत्रीय, एक फ्रेंडली कंट्री के सरजमी पे जाके ये प्लान रचा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक कॉस्ट बेनिफिट का कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई इसका फायदा हिंदुस्तान को क्या मिलेगा, इसके बदले में हो सकता है कि कोई कीमत हमको देनी पड़े। तो मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन जो है, जिस कैलकुलेशन को लेके इस प्लॉट के जो ऑथर्स हैं, उन्होंने बहुत गहरा मिसकैलकुलेशन किया, क्योंकि इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है और कॉस्ट इतना ज्यादा आपको भरना पड़ रहा है। तो ये तुलना कि भाई उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने, मतलब स्टेट्स करते हैं, हिंदुस्तान ने भी किया है, और जब पहले किया तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन यहाँ पे घर में घुस के मारने की जो कोशिश की, वहां पे घर में घुस के आप पकड़े गए ना।
इशू तो ये बन गया कि आप घर में घुस के वहां पे पकड़े गए, और न सिर्फ आप पकड़े गए हैं, आपका गुप्ता पकड़ा गया, आपका विकास यादव पकड़ा गया, और उसकी आड़ में न जाने कितने और सीनियर ऑफिशियल्स पकड़े जाएंगे या पकड़े जा सकते हैं। और इसकी आड़ में हिंदुस्तान पे क्या दबाव अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रखने वाला है ट्रेड के मामले में, डिफेंस के मामले में, ये सारी चीजें देखने को मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, मीडिया को अपना काम करना चाहिए, और इसीलिए वायर अपना काम कर रहा है और इसको बहुत ही बिल्कुल क्लोजली इसको फॉलो कर रहा है इस मुद्दे पर को कि किस तरह से अलग अलग लोग जिसमें फंसाए जा रहे हैं। क्या इस वजह से भारत को, भारत की सरकार को क्या इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ वरदराजन। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।